नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं संसद में आज। और संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं दोनों सदनों में आज के विधायी कार्यों पर। विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पुनर्स्थापित किए जाने का प्रस्ताव करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 का संख्यांक 1 के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला व्याख्यात्मक विवरण सभा पटल पर रखने वाले हैं। नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा जनहित से जुड़े मामले उठाए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। वहीं राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पुनर्स्थापित करने का प्रस्ताव करेंगे। सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी संवाददाता पवन शर्मा की ओर। पवन, मोटे तौर पर हमने बता दिया क्या कुछ रहने वाला है लोकसभा और राज्यसभा के भीतर। अगर हम विस्तार से जानने का प्रयास करें तो क्या कुछ विशेष रहने वाला है पहले दिन? प्रतिबिंब, क्योंकि मानसून सत्र का आज पहला दिन है, शुरुआत हो रही है, तो बहुत महत्वपूर्ण है इस लिहाज से। और 25 दिन का ये मानसून सत्र रहेगा और इस दौरान जो है 19 बैठकें होंगी लोकसभा और राज्यसभा की। तो आज क्योंकि पहला दिन है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जो हैं अब से थोड़ी देर बाद जो है सभी सांसदों से और सभी पार्टियों से अपील करेंगे कि सुचारू रूप से मानसून सत्र चले। हम अभी थोड़ी देर में उसको देखेंगे। और अगर मैं बात करूं कि महत्वपूर्ण क्या है मानसून सत्र में, तो आज अगर पहले दिन की मैं बात करूं तो सबसे पहले तो लोकसभा में अगर मैं बात करूं प्रतिबिंब, तो सीटिंग प्लान जो है वो नजर आएगा। क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जो सांसदों का सीटिंग प्लान है उसमें परिवर्तन हुआ है। 39 जो सांसद हैं उनके सिटिंग प्लान में परिवर्तन हुआ है। और हम जैसा जानते हैं कि टीएमसी के जो बागी 20 सांसद हैं उनको मान्यता दे दी है लोकसभा स्पीकर ने, और उनकी बैठने की जो जगह है उसको भी निश्चित किया गया है। जैसे अगर मैं बताऊं तो सुदीप बंदोपाध्याय जो थे उनको लेटर दिया गया इस बारे में लोकसभा सेक्रेटरीट की तरफ से कि उनकी सीट जो है 280 थी पहले, अब वो सीट नंबर 354 हो गई है। इसके साथ ही जो टीएमसी के सांसद हैं अभिषेक बनर्जी, उनकी सीट भी बदल गई है। जो वाईएसआरसीपी के सांसद हैं पीवी मिथुन रेड्डी, उनकी सीट भी बदल गई है। शिरोमणि अकाली दल की जो हरसिमरत कौर है उनकी सीट भी बदल गई है। तो मतलब कुल मिला के 39, क्योंकि अलॉटमेंट हुई है नए सांसदों को, थोड़ा फेरबदल हुआ है सीटों में, तो एक तो ये बदला स्वरूप नजर आएगा लोकसभा में अगर मैं बात करूं आज की। और उसके साथ ही क्योंकि सरकार की तरफ से जो है 8 बिल जो है, जैसा आपने बताया कि आज लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित बिल और वंदे मातरम से संबंधित जो बिल है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा। ऐसे प्रतिबिंब 8 बिल हैं अगर मैं बताऊं, बहुत महत्वपूर्ण बिल हैं सभी के सभी। तो इसमें सबसे पहले फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 है, एफसीआरए बिल 2026, वो इस पे चर्चा होगी इस दौरान। उसके साथ ही द इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल 2026 है, इसके लिए अलॉटमेंट भी हो गई है क्योंकि कल जो है बीएसी की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई थी, तो एफसीआरए के लिए 4 घंटे अलॉट किए गए हैं, इनकम टैक्स बिल के लिए 4 घंटे अलॉट किए गए हैं। उसके साथ ही जो इंट्रोड्यूस हो रहा है आज बिल, द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल, इसके लिए 4 घंटे अलॉटमेंट हुए। इसमें प्रावधान है कि जो 33 सुप्रीम कोर्ट में जज हैं उनकी संख्या बढ़कर 37 की जाए, उससे संबंधित ये बिल है। इसके साथ ही द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट बिल है 2026, ये भी महत्वपूर्ण बिल है। इसके साथ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2026 है। और इसके साथ प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026, जैसे मैंने बात करी, जो गृह मंत्री अमित शाह है वो राज्यसभा में इसको आज पेश करने वाले हैं। और इसके साथ ही विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025, ये भी चर्चा के लिए लाया जाएगा इस दौरान। तो कुल मिला के प्रतिबिंब 8 बिल जो है इस सत्र के दौरान मानसून सत्र के दौरान चर्चा के लिए लाए जाएंगे, इंट्रोड्यूस भी होंगे और उसके ऊपर चर्चा भी होगी।
तो ये तो महत्वपूर्ण चीजें हैं प्रतिबिंब। पर इसके अलावा क्योंकि पहला दिन है आज, तो बिल्कुल गहमा गहमी का दिन रहने वाला है और विपक्ष की तरफ से भी तैयारियां हैं। विपक्ष भी अपनी मीटिंग कर रहा है, अपनी स्ट्रेटजी को तैयार कर रहा है। और हम सभी जानते हैं कि जैसे अभी श्री राम मंदिर वहां का डोनेशन का मामला है, उसको उठाने की विपक्ष जो है जरूर मांग करेगा। उसके अलावा जो नीट का मामला है, जो पेपर लीक्स हुए थे, उससे रिलेटेड मामला है, और भी बहुत सारे मामले हैं। और जो एथेनॉल से संबंधित मामला है, क्योंकि सीधा जनता से जुड़ा मामला है, तो विपक्ष की पूरी कोशिश रहेगी इन मुद्दों को उठाया जाए। तो देखना होगा कि आज का दिन कैसा रहता है, क्योंकि आज मॉनसून सत्र का शुरुआत का दिन है। प्रतिबिंब पवन, हम वापस आएंगे, आप बने रहें। प्रश्नकाल में क्या महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ राज्यसभा सांसद माननीय सुजीत कुमार जी उपस्थित हैं स्टूडियो के भीतर। सुजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े विस्तार से बताया हमारे सहयोगी पवन शर्मा ने क्या कुछ दोनों सदनों के भीतर होने वाला है पूरे सत्र के दौरान, और आज क्या कुछ विशेष रहने वाला है। सर्वदलीय बैठक भी आयोजित की गई थी और जो है संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि बहुत अच्छे वातावरण में जो है वो सर्वदलीय बैठक हुई है। क्या कुछ आपको संभावनाएं लगती है इस पूरे सत्र को लेकर? देखिए प्रतिबिंब जी, ये मानसून सत्र का पहला दिवस है, तो सांसदों में बहुत उत्साह है। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जो विपक्ष के जो दलें हैं, ये चर्चा जो हमें बहुत सारे महत्वपूर्ण जो आपके साथी बताए, अभी 5 नए बिल इंट्रोड्यूस होने वाले हैं और 2 जो पुराने बिल उस पर चर्चा होगी। तो ये सारे बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण बिलें हैं, तो इन पे विपक्ष चर्चा करे। हम तो चर्चा करने के लिए तैयार हैं, और विपक्ष का काम ही यही है कि सरकार की आलोचना करे, लेकिन सकारात्मक आलोचना करे। और एक लोकतंत्र को आप हाईजैक नहीं कर सकते कि हम लोग जो चाहेंगे वही होगा, जो चाहेंगे वही चर्चा होगा। और देश देख रही है, देखिए आज देखिए आप क्या हो रहा है। कल भी जो ऑल पार्टी मीटिंग में कुछ देर के लिए उन्होंने बहिष्कार किया, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। संसद एक मर्यादा के तहत चलता है, और सरकार तो कभी नहीं कह रहा कि हम लोग कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिस पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हर विषय के लिए चर्चा के लिए हम लोग तैयार हैं, सरकार तैयार है। लेकिन एक नियम होता है, सदन चलने का एक नियम होता है, एक प्रक्रिया होता है। वही जो प्रक्रिया नियम के तहत चलेगा, ना कि आप जबरदस्ती करके उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर संसद की जब बात आती है तो सकारात्मक के साथ साथ जो है तथ्यात्मक भी होने चाहिए। बिल्कुल। फैक्ट एंड फिगर्स के साथ आना चाहिए। यहाँ पर केवल शोर शराबा, हंगामा और जो है सदन की कार्रवाई को बाधित करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। तथ्य रखे जाने चाहिए। एकदम। देखिए मैं मानता हूं कि ये सत्र बहुत ही अहम है, क्योंकि आप जो 7 जो कानून के बारे में आपके साथी ने अभी बताया, इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल कहिए, एमएसएमई डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल कहिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ एंड बर्थ अमेंडमेंट बिल कहिए, या इंसल्ट टू नेशनल ऑनर बिल कहिए, और जो एफसीआरए अमेंडमेंट बिल, और जो शिक्षा अधिष्ठान 2025 का जो बिल, ये बहुत ही ऐसे महत्वपूर्ण बिलें हैं जिन पे देश की जनता, देश की भला होगा। जो विकसित भारत का जो सपना है प्रधानमंत्री जी का और पूरे देश का, ये उसी कदम में जाने वाला ये जो सारे जो कानून हैं, तो इस पे चर्चा कीजिए। हम तो चाहते हैं कि आप अपना जो भी सुझाव है, देखिए मैं कोई नहीं मानता कि सारे जो ज्ञान सरकार के पास ही है। विपक्ष में भी बहुत ही वरिष्ठ सांसद हैं, बहुत ही विद्वान सांसद हैं। उनका भी जो उनका जो बात है, या जो भी उनका जो बताना चाहते हैं देश हित में, वो बताएं। और सरकार ये चर्चा करके ही वो बिल को लेके आगे देश के सामने रखेगी, और देश के हित में वो लागू होगा। तो चर्चा हो, मैं यही मानता हूं कि चर्चा जरूर हो। और दूसरी बात है जो 0 आवर क्वेश्चन आवर, बार बार मैं आपके यहाँ पे माध्यम से ही बोल चुका हूँ, और ये एक तय ऑल पार्टी मीटिंग में तय भी हुई थी कि 0 आवर क्वेश्चन आवर को कम से कम डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। लेकिन आप देखिए क्या हो रहा है। पिछले 6 साल से तो मैं सांसद हूँ, हर 0 आवर क्वेश्चन आवर में, हर सत्र में ये विपक्ष वाले खड़े हो जाते हैं, बोलने नहीं देते। जो नए सांसद आते हैं, अपने क्षेत्र के, अपने जिलों के, अपने राज्यों के बहुत ही अहम जो मुद्दे होते हैं देश के सामने, संसद के सामने रखने के लिए लोग हमको भेजते हैं चुन के। यहाँ पे दिल्ली में जाके हमारा आवाज़ बनेगा हमारा सांसद, और हमारी जो समस्या है उसको दिल्ली दरबार में और सरकार के सामने वो
उसको पेश करके उसका समाधान और हल निकालेगा। लेकिन हम लोग को बोलने का मौका ही नहीं देते। अगर ऐसे चलेगी तो ऐसा कैसे होगा बताइए। सबसे बड़ी बात यह है कि पर्याप्त समय होता है सदन के भीतर सत्र के दौरान अपने विषयों को रखने के लिए। हाँ। तो आप 0 आवर और जो है प्रश्नकाल चलने दीजिए, और उसमें आपके माननीय विधायकों के भी जो है विषय जो है आ जाते हैं, और बहुत सारे विषय ऐसे भी होते हैं जो विपक्ष चर्चा करना चाहता है, बिल्कुल सत्ता पक्ष करना चाहता है, वो भी समाहित हो जाते हैं प्रश्नकाल के दौरान। मैं प्रतिबिंब जी आपको बोलता हूं, राम मंदिर जी का जो अभी जिक्र हुआ, राम मंदिर जो डोनेशन को लेके, ये विपक्ष के दल खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे इस पे, क्योंकि यही दलें हैं जो राम भगवान के अस्तित्व पे सवाल उठा रहे थे। यही दलें हैं जो वहां पे जब भव्य राम मंदिर बनने की बात हुई तो ये सबसे अड़चन ये कर रहे थे। तो ये इनके पास कोई चेहरा दिखाने लायक नहीं रहा इनका, तो ये चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। ये बस ये पत्थर फेंक के भागने का काम करेंगे। जब भी देखिए ये इल्जाम लगाते हैं सरकार पे कि सरकार चर्चा से डरती है, बिलों को पास कर देती है बिना चर्चा के। लेकिन एक आप मतलब बताइए, हर बिल का चर्चा का समय तय होता है, लेकिन जब चर्चा का समय आता है तो ये लोग बॉयकॉट करते हैं, शोरबाजी करते हैं, नाराबाजी करते हैं, बोलने नहीं देते। तो ये लोग चर्चा नहीं चाहते, या फिर जो है संबंधित मंत्री जब उस चर्चा का उत्तर देते हैं, जी जवाब देते हैं, सुनने का हिम्मत नहीं है इनका, तब ये वॉकआउट कर जाते हैं। विपक्ष सबसे बड़ी बात है। और एक विषय है जो आम आदमी जिससे परेशान है, और माननीय सांसद भी जो हैं इस विषय को लगातार उठाते रहे हैं, जो हमारी न्याय प्रक्रिया जो धीमी गति से चलती है, उसका विषय जो है लगातार बार बार उठाया जाता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पॉपुलेशन ज्यादा है, मामले ज्यादा हैं, और हमारे न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कम है। इतना महत्व का जो ये विधेयक है, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक जो पुनर्स्थापित करने के लिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए और अंतिम परिणति तक पहुंचना चाहिए ये विधेयक। एकदम देखिए, आज जजेस टू पॉपुलेशन रेशियो हमारे देश में दुनिया में बहुत ही जो मतलब अनफेवरेबल है, ठीक है, बहुत ही अनडिजायरेबल है। अभी सुप्रीम कोर्ट में आप देखिए मोर देन 90,000 केसेस पेंडिंग है, 90,000 से ज्यादा केसेस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है। हाई कोर्ट का बात करेंगे तो 50 लाख से ज्यादा केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट्स में, लगभग 4 करोड़ से ज्यादा केसेस हमारे ट्रायल कोर्ट्स में पेंडिंग है। तो इसको अगर हम लोग पेंडेंसी ऑफ केसेस को कम करना चाहेंगे, आज कोई कोर्ट जाना ही नहीं चाहता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि 10 साल 12 साल तक आपका फैसला नहीं होगा। तो इसका मुख्य कारण एक जो है, हमारी जो जजेस कम है, हमारी जो जनसंख्या है उसके अनुपात हमारे जो जजेस मैजिस्ट्रेट्स हैं बहुत ही कम है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट जो अमेंडमेंट बिल अभी जो इंट्रोड्यूस होने वाला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस का संख्या 33 से 37 करने का, सीजीआई को छोड़ के। तो इससे मैं मानता हूं, और अभी दो सीटें खाली भी है, अभी कुछ महीनों में और 4 जजेस की संख्या कम हो जाएगी। तो ये पेंडेंसी को कमाने के लिए एक बहुत ही अच्छा अधिनियम है। और मैं मानता हूं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट की जजेस की संख्या भी बढ़ाया जाना चाहिए, और सारे स्टेट्स में हाई कोर्ट की नई हाई कोर्ट होनी चाहिए या हाई कोर्ट की बेंचेस होनी चाहिए। तो और ट्रायल कोर्ट्स की संख्या भी बढ़ानी चाहिए, जजेस की संख्या बढ़ानी चाहिए। हमारी कोर्ट बिल्डिंग्स, जैसे ये सरकार आने के बाद लास्ट पिछले 10 साल में आप देखिए कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हुआ है, ई कोर्ट का व्यवस्था किया गया है, ऑनलाइन अभी हियरिंग ट्रायल्स हो रहे हैं। अभी जो 3 नए कानून आए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय शिक्षा अधिनियम, इससे भी हमारी पेंडेंसी कम में होगी। तो सरकार बहुत ही अहम कदम उठा रही है हमारे जो जुडिशियल प्रोसेस को और अच्छा करने के लिए, जुडिशियल रिफॉर्म्स लाने के लिए, लीगल रिफॉर्म्स लाने के लिए। तो ये उसी दिशा में एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण, और भी अन्य बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, उन पर भी चर्चा करेंगे। और जो सीटिंग प्लान का जिक्र हमारे सहयोगी पवन शर्मा ने किया है, उसको भी आपसे विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले पवन के पास वापस चलते हैं। पवन, प्रश्नकाल की हम बात कर रहे थे। प्रश्नकाल बहुत महत्व का अवसर होता है दोनों सदनों के भीतर, और सभी माननीय सांसद अपने क्षेत्र से जुड़े हुए विषयों को उठाना चाहते हैं। और कई बार ऐसे विषय होते हैं जो विपक्ष और सत्ता पक्ष जो है सदन के भीतर उठाना चाहता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि शोर शराबे और हंगामे की वजह से प्रश्नकाल और शून्यकाल जो है बलि चढ़ जाता है। अगर आज के प्रश्नकाल की बात करें, क्या कुछ महत्व के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं?
प्रतिबिंब जैसा हमारे जो अतिथि आए हैं आज, सुजीत जी हमारे सांसद आए हैं, वो कह रहे हैं पिछले 6 सालों का अनुभव उन्होंने बताया कि प्रश्नकाल के दौरान ज्यादातर जो मुद्दे होते हैं वो विपक्ष के सांसदों के ही मुद्दे होते हैं, तो उसको भी ढंग से वो कई बार अच्छा प्रश्नकाल चलता है और कई बार नहीं चलता विपक्ष की तरफ से। पर अगर मैंने जहां तक देखा है कि जो जाहिर तौर पे जो प्रश्नकाल में प्रश्न होते हैं ज्यादातर वो विपक्षी दलों के सांसदों के होते हैं और वो मुद्दे उठाते हैं और उठने चाहिए, और जो सत्ता पक्ष के जो समर्थन दे रहे हैं वो भी मुद्दे उठते हैं। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता ही है। जैसा लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो 20 प्रश्न रहते हैं प्रतिबिंब, और उसमें महत्वपूर्ण सभी प्रश्न होते हैं। आज के प्रश्नकाल की अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन से जुड़े, शिक्षा जो मंत्रालय से जुड़े 5 प्रश्न हैं, एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री से जुड़े हुए और टूरिज्म मिनिस्ट्री से जुड़े हुए 3 प्रश्न हैं, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री से जुड़े हुए 2 प्रश्न हैं, कल्चर मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री और स्किल डेवलपमेंट और यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से जुड़े हुआ एक प्रश्न है। तो कौन कौन सा, एक अगर प्रश्न की बात करूं तो एक नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी इनिशिएटिव, वैजयंत पांडा है, बीजेपी के सांसद हैं, उनकी तरफ से ये सवाल है कि जो दूर दराज के इलाके हैं देश में और जो डिजिटल रूप से जुड़े हैं और बहुत सारे जो छात्र हैं उससे जुड़े हुए हैं, रूरल एरिया है और जहाँ पे चीज़ें इतनी सुविधाजनक, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह नहीं हैं, तो उसकी क्या स्थिति है, उन्होंने सवाल पूछा है। ये शिक्षा से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण सवाल है प्रतिबिंब कि डिजिटली जो सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं या ऑनलाइन जो शिक्षा चल रही है उसकी स्थिति कैसी है, तो ये वैजयंत पांडा पूछ रहे हैं। उसके साथ ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो दामोदर अग्रवाल भीलवाड़ा राजस्थान से बीजेपी के सांसद हैं और सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने पूछा है कि एक्सपेंडिचर ऑफ सीएसआर, जो सीएसआर के तहत जो पैसा खर्च किया जाता है उससे रिलेटेड उन्होंने सवाल पूछा है कि छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, यूपी में और इन सांसदों के राजस्थान में सीएसआर पिछले 5 वर्षों में कैसा खर्च हुआ है, कौन कौन से काम हुए हैं, उससे संबंधित जानकारी ये चाह रहे हैं। और सभी सांसदों के पास सीएसआर के तहत जो फंडिंग इनिशिएटिव किया जाता है, जन कल्याण के लिए काम किए जाते हैं, उसकी ये डिटेलिंग मांग रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके साथ ही वेलफेयर स्कीम्स फॉर गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, पीसी मोहन है, बीजेपी के ही हैं, तो उन्होंने पूछा है कि जो गिग वर्कर्स हैं, हम जो ऑनलाइन चीजें जोमेटो में या जो ऑनलाइन जो सर्विसेज देते हैं और इसके साथ ही जो दूसरे वर्कर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए, जैसे आरोग्य से जुड़े हुए, उनके स्वास्थ्य से जुड़े हुए बीमा कैसा है, उससे चीजें वो उनसे पूछ रहे हैं। तो ये समाज का बड़ा वर्ग है जो इससे जुड़ा हुआ है, तो उससे संबंधित ये प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके साथ ही एक प्रश्न है जो पूछा है कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी और कांग्रेस सोनीपत से सांसद हैं और जयप्रकाश जो हिसार से सांसद हैं, फंड्स सैंक्शंस फॉर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, के संसदीय क्षेत्रों में जो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो हिसार से संबंध रखते हैं, ये सांसद पूछने वाले हैं। तो हरियाणा में कैसा सांसदों को क्या क्या सहूलतें होती हैं, तो तमाम जो है महत्व के प्रश्न जो है पूछे जाने वाले हैं, जैसा कि आपने बताया पवन। और चूंकि आपको संसद की कार्रवाई के लिए, वो कवरेज के लिए वहां पर जाना भी है, जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सहयोगी पवन शर्मा बता रहे थे प्रश्नकाल के दौरान कितने महत्व के प्रश्न आज माननीय सांसदों के द्वारा पूछे जाने वाले हैं। पवन के पास जाने से पहले मैंने एक विषय उठाया था जो कि पवन ने ही जिसका जिक्र किया था, जो सीटिंग प्लान में थोड़ा सा बदलाव है, वो शायद वो तो बहुत कम देखने को मिलता है सदन के भीतर ऐसे सीटिंग प्लान में जो है बदलाव किया जाए। इस बार जो है ऐसे घटनाक्रम हुए हैं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल की राजनीति में, उसका असर सदन के भीतर भी देखने को मिल रहा है। जी देखिए, ये तो एक प्रक्रिया है जी। अभी 20 टीएमसी के सांसद वो अलग एक पार्टी के साथ जुड़े, एनपीसीआई के साथ, एनसीपीआई के साथ, तो उनको वो नहीं चाहते कि वो टीएमसी सांसदों के साथ बैठेंगे, वो अपने आप को टीएमसी सांसद नहीं मानते। तो ये जाहिर है कि उनको एक अलग वो अभी एनडीए के समर्थन में आएंगे या अभी उनका क्या रवैया रहेगा ये पता नहीं चला है, तो ये अलग बैठना चाह रहे थे। तो वाजिब है कि स्पीकर साहब ने उनको एक अलग सिटिंग प्लान बना के उनको वहाँ पे दिया। वैसे शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे गुट के जो 6 सांसद थे वो भी अलग आके अपने जो शिंदे ग्रुप में शामिल हुए हैं। तो ये एक प्रक्रिया है। इसमें मतलब ये तो देखिए अपने स्ट्रेंथ, अपना जो नंबर है सदन में, उस हिसाब से उनको प्रतिपक्ष हो या विपक्ष हो, उनको बैठने का वहाँ पे ये प्लान बनाया जाता है। तो ये तो जाहिर था।
जी, ये तो एक जो है प्रक्रिया के तहत ऐसा होना ही है, लेकिन डीएमके ने तो बाकायदा मांग की कि अब कांग्रेस के साथ वो बैठना नहीं चाहते हैं। जिस तरीके से तमिलनाडु की राजनीति में दोनों दलों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव के बाद जो है वो दूसरे दल के समर्थन में आ गई कांग्रेस। एक लगता है कि पिछले सत्र और सत्र के दौरान बहुत मनमुटाव पैदा हो गया विपक्ष के भीतर। देखिए, ये विपक्ष की जो गठबंधन थी, ये एक बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक, जो कहते हैं अंग्रेजी में, अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस थी। ये देश हित में ना जनहित में थी। ये तो बस ये एक सत्ता हासिल करने के लिए, ये बस एक आप देखिए, मतलब इनकी आइडियोलॉजी क्या है, आप इनकी विजन पूछिए, देश के लिए इनकी विजन क्या है, इनका गोल क्या है अगले 20 साल का। हम कहते हैं हमारा गोल है विकसित भारत। 2047 तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारी पार्टी को, पूरे देश को एक विजन दिए, गोल दिए। इनकी क्या गोल है, क्या विजन है? तो ये तो बस देखिए, जब इलेक्शन चुनाव चली गई और ये डीएमके हार गई और कांग्रेस ने डीएमके हाथ छोड़ दिया। प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, देख सकते हैं आप संसद भवन के सामने प्रधानमंत्री पहुंचते हुए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हैं, अर्जुन मेघवाल जी हैं। और जैसा कि एक परंपरा है कि जब सत्र की शुरुआत होती है, पहले दिन संबोधित करते हैं प्रधानमंत्री मीडिया के माध्यम से। मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। और इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि मॉनसून भी प्रोएक्टिव रहे, मॉनसून सत्र भी प्रोडक्टिव रहे। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है। चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो। एक प्रकार से भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं। पिछले वर्ष मॉनसून सत्र के ठीक पहले भारतीय नागरिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचा था और कल ही परसों भारत का एक युवा स्टार्टअप, उसने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। विश्व के कम ही देश हैं जहां इस प्रकार से प्राइवेट साहस हुए हैं और भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है। बहुत बड़ी सफलता है। और ये जो स्काईरूट स्टार्टअप है, उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं। मैं देश के ये स्टार्टअप ने 28 के एवरेज वाले नौजवानों ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया है। उनको तो बधाई है ही है, लेकिन ऐसी बातें जो हैं, जो भारत को आत्मविश्वास से भर देती है। विश्व में
भारत का प्रोफाइल सर्वमान्य सर्व स्वीकृत बनता जाता है। साथियों, ये संयोग नहीं, ये एक संदेश है और बड़ा मजबूत संदेश है कि हमारे देश के युवाओं की क्षमता और उनकी आकांक्षा अंतरिक्ष जितनी असीम है, इससे बड़ा संदेश देश के लिए कोई और प्रेरणा नहीं दे सकता है। साथियों, जो रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर के आज देश चल पड़ा है, उसी का नतीजा है कि भारत के नौजवान इतना बड़ा साहस कर पाते हैं और सफल भी हो रहे हैं। साथियों, पिछले दिनों राजस्थान में बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी देश को समर्पित की गई। पिछले कुछ सप्ताह पहले एक सेमीकंडक्टर प्लांट यानी तीसरा देश को समर्पित किया गया। अभी कुछ दिन पहले ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, और विश्व में बहुत कम देश ऐसे हैं कि जिनके पास ये सुविधा है, लेकिन भारत ने जो हाइड्रोजन ट्रेन देशवासियों को समर्पित की है, वो सबसे ताकतवर इंजन वाली है और सबसे लंबी है। ये अपने आप में भारत के वैज्ञानिक, भारत के इंजीनियर्स, भारत के इनोवेटर्स, भारत के उद्यमी, भारत के श्रमिक, ये जो एक लक्ष्य लेकर के देश के लिए जी रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, उसी का परिणाम है। साथियों, हम भली भांति जानते हैं और पूरी दुनिया चिंतित भी है, लगातार कहीं न कहीं युद्ध की स्थितियां बनती रही है। पश्चिम एशिया के युद्ध के कारण भारत जैसे देश जो एनर्जी के लिए औरों पर डिपेंडेंट है, उनके लिए ये पश्चिम एशिया का युद्ध एक बहुत ही बड़ा संकट का कारण रहा। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, यानी हर विषय में अनेक बाधाएं, अनेक संकट आए। उसके बावजूद भी भारत 7.7% के ग्रोथ से दुनिया की मेजर इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन के रहा। ये भारत के सामर्थ्य का परिचायक है। भारत किस प्रकार से उत्साह और उमंग के साथ नई ऊंचाइयों को पार करना चाहता है, उसकी इसमें एक झलक है। और ऐसे में जब ये मॉनसून सत्र आरंभ हो रहा है, देश ने स्पीड पकड़ ली है और संसद का स्पिरिट उस स्पीड में नई ऊर्जा भर सकता है। सकारात्मक स्पिरिट राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी है, दल उनका कोई भी हो, लेकिन उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है। और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, मिलजुल करके देश को आगे ले जाने के संकल्प लेना, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही समय की मांग है। एस्पिरेशन से भरे हुए देश के युवाओं की मांग है कि हम आगे बढ़े,
आज समय की मांग है कि राष्ट्र निष्ठा से भरे हुए, राष्ट्रभक्ति के लिए जी रहे आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे, वे अपनी आवाज को बुलंद करे, देश को दिशा दे। और इसलिए मैं आशा करता हूं और मुझे पक्का विश्वास है, जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले, हर विचार को सम्मान मिले। ये संसद की हमारी भूमिका है। मैं सभी सांसदों से बढ़ चढ़ करके इस सदन में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रित करता हूं। आज सुबह स्पीकर महोदय जी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देश के सांसदों का स्वागत करने के अपने भाव को व्यक्त किया है। मैं भी उसमें अपना स्वर मिलाता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी हाँ, मुकेश कुमार दलाल माननीय सांसद लोकसभा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम लोग आपके आने से पहले यही चर्चा कर रहे थे कि सरकार जो है हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, बस तथ्यात्मक होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। और इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने यहाँ पर कर भी दिया कि आइए चर्चा करें, सदन को जो है सुचारू रूप से चलने दें और तथ्यों के आधार पर चर्चा करें। जी मुकेश जी, आपका क्या कहना है? विपक्ष की पुरानी आदत है, संसद से बाहर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मगर जब भी हाउस के अंदर मौका मिलता है डिबेट करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार अपना विचार व्यक्त करने के लिए, सरकार की टीका टिप्पणी करने के लिए, तब वो भाग जाते हैं, सदन चलने नहीं देते हैं, क्योंकि इनके पास कोई तर्क नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। और पर्दे के पाछल से मोहरा खड़ा करके एक या दूसरे कारण सर आंदोलन खड़ा किया करते हैं और खुद पर्दे के पीछे छिपे रहते। प्रजा में खुद की स्वीकृति है नहीं और ना ही इनके पास देश के लिए कुछ बोलने का है। मोदी साहब इतनी मेहनत कर रहे, देश को आगे ले जाने के लिए इतना काम हो रहा है, मगर ये राहुल गांधी एंड कंपनी जो पूरी टीम बनी है, वो मुझे नहीं लगता कि इस बार भी हाउस चलने देंगे। और जिस तरीके से सुजीत जी यहाँ पर प्रधानमंत्री ने जिक्र किया दो बड़ी घटनाओं का, एक तो जो युवा स्टार्टअप ने जो है पहला प्राइवेट उपग्रह जो है वो प्रक्षेपित किया। उन्होंने कहा कि उनकी एवरेज उम्र जो है वो 28 वर्ष है, 56 वर्ष नहीं है। जी देखिए, जो ये स्टार्टअप का प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया, स्काई रूट, ये भारत तीसरा देश बना है अभी कोई प्राइवेट सेक्टर से जो ऑर्बिटल स्पेस में हमारी जो रॉकेट को सैटेलाइट को वहाँ पे प्लेस किया गया है। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है देश के लिए। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पिछले एक महीने में देखिए आप कई सारे ऐसे उपलब्धियां देश को हासिल हुई है, लेकिन विपक्ष इस सब पर चर्चा नहीं करना चाहती है। ये देखिए, आप अगर इस पर चर्चा होती सदन में तो देश के जो युवा जो उद्योगी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, इनको कितना हौसला मिलता। तो ये लेकिन ये सब नहीं करेंगे। और जो 56 साल का जो अपने आप को युवा कहने वाले जो हैं, उनका नाम तो नहीं लिया प्रधानमंत्री जी ने, जो पूरा देश जानता है, बस मतलब एनार्किस्ट है। और अभी मतलब और जब सदन चलता है तो कहीं चले जाते हैं विदेश घूमने, कहाँ जाते हैं पता नहीं रहता किसी को। और राजनीति को बस एक अपना एक फैमिली प्रॉपर्टी समझ लिया उन्होंने, देश को अपने फैमिली एक एसेट उन्होंने समझ लिया। तो ऐसे देश नहीं चलता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी का जो सपना है, हमारी सरकार की जो सोच है, देश को कैसे 2047 में विकसित भारत बनाने का सपना है। और इसमें हमारे युवा, क्योंकि हम लोग एक मोस्ट यूथफुल नेशन है,
50% से अधिक की जो आबादी हमारी 25 साल से कम है और 2/3 हमारी आबादी 35 साल से कम है। तो युवाओं को लेके ही देश को आगे लेके जाना है और प्रधानमंत्री इसलिए हमेशा देखिए युवाओं का बात करते हैं। आज भी सदन शुरू हो रहा है तो उन्होंने युवाओं का बात की और जो ये स्काई रूट जो स्टार्टअप जिसका जिक्र किया, पूरे देश गर्व करता है और पूरे देश की तरफ से मैं जो ये एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्टार्टअप के जो फाउंडर्स हैं, उनको बधाई देता हूँ। जी, कृति मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी सहयोगी। राज्यसभा के भीतर क्या कुछ विशेष रहने वाला है? कृति, पहला दिन मानसून सत्र का कितना महत्वपूर्ण? जी हाँ, बिल्कुल प्रतिबिंब। और जैसा कि हम जानते हैं कि कल ऑल पार्टी मीट हुई है, सरकार ने कहा है कि नियम और प्रावधान के तहत वो सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं और खास से खास जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है उस पर किस तरह से रुख होना चाहिए पूरे सदन का, इस पर भी चर्चा हुई। और जैसा कि आपने कहा, अगर हम राज्यसभा के एजेंडे की आज बात करें तो देखिए सत्र की शुरुआत है तो ओथ होगी, इसके अलावा ऑब्जेक्टरी रेफरेंसेस भी दिए जाएंगे। साथ ही अगर हम बाकी फॉर्मल बिजनेस की बात करें तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक मोशन फॉर the Central Advisory Committee of NCC, इसके अलावा मोशन for appointment of 2 members to the Joint Committee on Constitution 129th Amendment Bill। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण फॉर्मल बिजनेस है। इसके अलावा अगर हम प्रश्नकाल की बात करें तो कौन कौन से मंत्रालयों से आज सवाल पूछा जाएगा? देखिए सिविल एविएशन, डिफेंस, इसके अलावा पेट्रोलियम। कृति, थोड़ा सा तकनीकी वजह से आवाज जो है आपकी क्रैक हो रही है। अभी तक की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर आपके आने से पहले हम विधेयकों की भी चर्चा कर चुके हैं मुकेश जी कि क्या क्या जो है महत्व के विधेयक जो हैं इस बार पूरे सत्र के दौरान लिए जाएंगे। यहाँ पर जिक्र चला युवाओं का, और कुछ राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता जो हैं अपने जो है स्वार्थ को साधने के लिए अब जो है युवाओं के कंधों का इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। और माना ही जा रहा है कि FCRA 2026 जो विधेयक है जिस पर चर्चा होनी है सदन के भीतर, उससे थोड़ा सा खौफजदा हैं कुछ लोग जो कहने को तो समाज सेवी हैं, NGO चलाते हैं, लेकिन उनके पास विदेश से कुछ अनर्गल जो है वो राशि आया करती है, उसका वो राशि नहीं आ पाएगी एक तो, और अगर आ पाएगी तो उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। उससे थोड़ा सा घबराए हुए हैं और वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के कंधे पर बंदूक चला रहे हैं। भारत का जो युवा धन है बौद्धिक रूप से विश्व का सबसे श्रेष्ठ युवा धन है। इनमें सच झूठ परखने की बहुत बड़ी ताकत है और पिछले 2-3 साल से कोशिश हो रही है कंधे बदलने की। एक बार फिर कोशिश हो रही है। जो अपने को 56 साल का युवा बताता है वो कौन सा डॉक्टर है, कौन सा रिसर्च किया है, कौन सा इन्वेंशन किया है उसने, कौन सा एजुकेशन में बड़ा काम किया है। मगर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो FCRA की बात आप कर रहे हैं, विश्व की जो ताकतें भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत में फंड डाल के NGO को, इस पे कड़ा कानून आ रहा है और इसकी दुकान बंद हो रही है, इसका हुक्का पानी बंद हो जाएगा। लद्दाख के लोगों ने उसको भगा दिया तो दिल्ली के चौराहे पे आके बैठ गया बिन बुलाए मेहमान। और ना ही इसको देश से कुछ लेना देना है, ना ही शिक्षा से कुछ लेना देना है। अगर सिर्फ इनको फॉरेन फंडिंग इसको मिल जाए तो अपनी दुकान सिर्फ बंद कर देगा। एक दूसरा बंदर है जो दिल्ली पंजाब के बीच में कूड़ा कूट करता है, मैं इसके ऊपर जिक्र करना चाहूँगा। वो बता रहा था कि इस वाका चुका को देश का शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए। तो मेरा सवाल ये है कि भाई तुम्हारे साथ जो तुम्हारा साथी था जिसके लिए आप बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन मिनिस्टर है, एजुकेशन का नॉलेज है, तो उसका क्या करोगे? ये जो दो राही नीति है वो यहाँ पे खुली पड़ जाती है और देश के युवाओं को भड़काने के लिए, देश को गुमराह करने के लिए चौराहे पे आके खड़े रह गए हैं। FCRA का कानून आएगा, आने वाला है, बिल आएगा और कानून बनना चाहिए क्योंकि दायकों से देश को विदेशी ताकतें फॉरेन फंडिंग के नाम पर डिस्टेबलाइज कर रही है। क्या सुजीत जी आप भी मानते हैं कि FCRA जो है वो महत्वपूर्ण विधेयक है और विधेयक आना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, पारित होना चाहिए, कानून बनना चाहिए, क्योंकि देश
जो कि आपने ये भी कहा और प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया कि विकास के पथ पर अग्रसर है और विकसित राष्ट्र कैसे बने उसकी ओर लगातार हम काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई है हरियाणा में उसका भी जिक्र किया और शायद हम चौथे ऐसे देश बन गए हैं जो हाइड्रोजन ट्रेन चलाने में सफल हुए हैं, उसका भी जिक्र किया। लेकिन पहला देश जो सबसे लंबा हाइड्रोजन ट्रेन अभी जो हमारा सोनीपत से जींद जो हरियाणा में शुरू हुआ और इसका जो लेंथ ऑफ द ट्रेन इज द लॉन्गेस्ट। और जो FCRA का बात आपने किया प्रतिबिंब जी, देखिए FCRA एक प्रावधान है जिसके तहत हमारे देश में जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये विदेशों से अगर पैसा लेके आते हैं या विदेशों से फंडिंग लाते हैं तो एक कानून के तहत उनको अपना काम करना पड़ता है। इसमें बुराई क्या है? FCRA से डर क्यों है? जो लोग सच्चा काम कर रहे हैं, जो नॉन प्रॉफिट NGOs अच्छा काम कर रहे हैं, सच्चा काम कर रहे हैं, उनको तो इसमें से कोई एतराज नहीं होना चाहिए, ना एतराज है। ये तो एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। और जो लोग देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, जो लोग भारत का अनर्थ चाहते हैं, इन लोगों को इससे परवाह है, इन लोगों को इससे तकलीफ है क्योंकि इनकी दुकान बंद हो जाएगी। अच्छे NGOs बहुत हैं देश में जो अच्छा काम कर रहे हैं, FCRA रजिस्टर्ड हैं, FCRA फंडिंग भी लाते हैं, उनको कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। मैं भी एक एडवाइजरी बोर्ड में हूँ एक FCRA फंडेड NGO की, कोई इशू नहीं है, बहुत ही अच्छा प्रावधान है। लेकिन आप अगर कन्वर्सन करेंगे, आप अगर देश की जो बॉर्डर इशू एरियाज में तनाव करेंगे, देश में धर्मांतर करेंगे और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे तो जाहिर है आपको तकलीफ होगा इसमें, क्योंकि अभी इसमें जो पहले जो ये खुली छूट थी अब ये सब करने की, अब ये नहीं रहेगी। तो इसके लिए ये लोग इतना हल्ला कर रहे हैं। इससे हम लोग को पूरी देश जानती है। देखिए ये कुछ ही लोग हैं, ऐसे बहुत कम NGOs हैं जो और कम लोग हैं और इनको कुछ राजनीतिक कंधे दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी जैसे दल। तो इस पे ज़्यादा हम लोग को मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग को इस पे चर्चा नहीं करनी चाहिए जी। और अगर बात करें मुकेश जी तो हम प्रश्नकाल का जिक्र भी कर चुके हैं। यहाँ पर प्रश्नकाल के दौरान भी जो है चाहे सत्ता पक्ष के सांसद हों चाहे विपक्ष के सांसद हों, वो बहुत महत्व के मुद्दे उठाना चाहते हैं लेकिन कई बार बलि चढ़ जाते हैं शोर शराबे के। और आज भी बहुत महत्व के प्रश्न जो है लोकसभा के भीतर पूछे जाने वाले हैं। खेल का बड़ा वातावरण चल रहा है, विश्व कप अभी संपन्न हुआ है फुटबॉल का, जो है स्पेन ने जीता है और जो है हमारी एक बेटी जो है PV सिंधु जापान ओपन उसने जीता है। तो ऐसे में एक स्पोर्ट्स एक्सपेंडिचर को लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाने वाला है माननीय सांसद के द्वारा, कितना महत्वपूर्ण है? देखिए पिछले 10 साल में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो काम हुआ है वो आज़ादी के बाद 60 साल में कभी नहीं हुआ। स्पोर्ट्समैन को मोटिवेट किया जाता है, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, सोशली इनको सपोर्ट किया जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्समैन ने जो सिद्धियाँ दिखाई है वो आज तक कभी नहीं हुआ। और ओलंपिक में हर कॉमनवेल्थ गेम्स में हो तो भारत को हर प्रकार के गोल ज़्यादा से ज़्यादा मिलने लगे हैं। और एक स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी साहब ने देश में खड़ा किया है युवाओं के लिए और हर गेम को बढ़ावा दे रहे हैं। देश की जो ट्रेडिशनल गेम थी जो पहले हम लोग भूल गए थे, कबड्डी वगैरह, खो खो वगैरह, वो भी अब लाइन लाइट में आ रही है। तो स्पोर्ट्स में आज सवाल है, तो ये अगर संसद चलती है तो ये अच्छा सवाल है। मेरा भी एक सवाल है, आज बड़ी मुश्किल से सवाल लगते हैं, अगर हाउस चलेगा नहीं तो मेरा सवाल भी आएगा नहीं। तो आप यहाँ तो पूछ सकते हैं। हाँ, मैं यहाँ बता सकता हूँ कि मैंने इंश्योरेंस एंड बैंक्रप्सी जो कानून 2016 में मोदी साहब ने बनाया ताकि भारत की जो फिनेंशियल सिस्टम है वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो और जो बैंक्रप्सी में जो जाती है तो इनकी प्रक्रिया फास्ट हो, इसमें ट्रांसपेरेंसी हो, NPA आगे जाके कम हो, इनका मैनेजमेंट ठीक से हो, स्ट्रेस एसेट कम हो और आगे जो लोन मंजूर करने की जो प्रक्रिया है इसमें भी ट्रांसपेरेंसी है। इसके लिए मैंने 3-4 सवाल पूछे आज, मगर मुझे जवाब मिलेंगे नहीं क्योंकि हाउस चलने वाला नहीं है। तो मैं तो पहली बार का सांसद हूँ और मेरे जैसे कितने सांसद हैं जो निराश हो जाएंगे। और अभी मैं एक सुजीत जी ने जो हाइड्रोजन की ट्रेन की जो बात की, इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि 10 डब्बे वाली 2600 पैसेंजर को ले जाने वाली ये 75 किलोमीटर पर स्पीड पे चलने वाली ये विश्व की सबसे पहली ट्रेन है। और किराया कितना है? सिर्फ ₹5 से लेकर ₹25 तक। जींद और सोनीपत
के बीच में एक इतिहास एक लिखा गया परसों, और आने वाले साल में भी ये सोनीपत, जींद और हरियाणा का नाम इतिहास में अंकित हो गया है। ऐसे काम हो रहे हैं देश में। और सबसे बड़ी बात यह है सुजीत जी कि समस्या है उसका ही जिक्र बार बार करना समस्या का हल नहीं है। समस्या के निवारण की ओर हमें जाना पड़ेगा और प्रधानमंत्री का यही प्रयास रहता है और संसद के माध्यम से ही ये निवारण हो सकते हैं और संसद और सांसदों का भी यही प्रयास होना चाहिए। इसी नोट के साथ हम आप दोनों के साथ चर्चा को विराम देंगे, क्योंकि आप दोनों माननीय सांसदों को संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए जाना है। सुजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मुकेश कुमार दलाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा में जैसा कि हमने पहले कहा कि प्रश्नकाल से शुरुआत होती है। आइए जानते हैं आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किन मंत्रालयों से संबंधित कौन से तारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे। वलसाड गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के सांसद धवल लक्ष्मण भाई पटेल संस्कृति मंत्री से पूछेंगे कि भारत की धरोहर पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के लिए शुरू की गई ज्ञान भारतम पहल के उद्देश्य और प्रमुख घटक क्या हैं। क्या भारत की पांडुलिपि और ज्ञान की विरासत के संरक्षण के लिए उक्त पहल में दक्षिण गुजरात के वलसाड निर्वाचन क्षेत्र के ढोडिया, कोकना और वर्ली समुदायों सहित जनजातीय समुदायों की मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं का प्रलेखन शामिल है। केंद्रपाड़ा उड़ीसा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजयंत पांडा शिक्षा मंत्री से राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय संबंधित पहल से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि क्या राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय संबंधी पहल से दूरस्थ ग्रामीण और आकांक्षी जिलों के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा की सुलभता बढ़ी है, और यदि बढ़ी है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। इस पहल के प्रारंभ से लेकर अब तक डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से कितने शिक्षार्थियों को नामांकित किया गया है और सरकार द्वारा उक्त पहल के अंतर्गत चलाए जाने वाले पाठ्यक्रमों की शैक्षणिक गुणवत्ता, क्रेडिट अंतरण और उद्योग के लिए इनकी प्रासंगिकता सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं। भीलवाड़ा राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के सांसद दामोदर अग्रवाल कॉर्पोरेट कार्य मंत्री से जानना चाहेंगे कि विगत 5 वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ के महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी जिलों, उत्तर प्रदेश में मेरठ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान में भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों, महाराष्ट्र के विशेषकर पालघर सहित जनजातीय बहुल क्षेत्रों, मध्य प्रदेश में शहडोल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र तथा सीधी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सिंगरौली जिले में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा किए गए CSR कार्यों और किए गए व्यय का जिलावार ब्यौरा क्या है। दमोह मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद राहुल सिंह लोधी वित्त मंत्री से प्रश्न करेंगे कि वर्ष 2004 से 2014 और 2014 से 2026 की अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय के लिए कितना आवंटन किया गया है। वर्ष 2004 से 2014 और 2014 से 2026 के वित्तीय वर्षों की अवधि के दौरान पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए दिए गए सहायता अनुदान सहित प्रभावी पूंजीगत व्यय का ब्यौरा क्या है। भरतपुर राजस्थान से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सांसद संजना जाटव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री से रामसर स्थलों की अधिसूचना से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगी। जानना चाहेंगी कि देश में वर्तमान में राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार तथा राजस्थान में जिलावार कुल कितने रामसर स्थल अधिसूचित किए गए हैं। मंगलुरु केंद्रीय कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के सांसद PC मोहन श्रम और रोजगार मंत्री से गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे कि सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 114 और सामाजिक सुरक्षा केंद्रीय नियमावली 2026 के अंतर्गत गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने और उनकी अधिसूचना की वर्तमान स्थिति क्या है। जांजगीर चंपा छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कमलेश जांगड़े पर्यटन मंत्री से एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगी और जानना चाहेंगी कि सरकार द्वारा देश में विगत 2 वर्षों के दौरान अवसंरचना विकास
डिजिटल संवर्धन तथा मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की गई प्रमुख पहलों का राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा किया है। हिसार हरियाणा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री से खेलों से संबंधित बुनियादी ढांचे के लिए स्वीकृत धनराशि से संबंधित प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने हिसार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध खेल अवसंरचना, स्टेडियमों, खेल के मैदानों, इंडोर हॉल और प्रशिक्षण सुविधाओं का आकलन किया है। यदि किया है तो ब्यौरा क्या है। नंदुरबार महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद एडवोकेट गोवाल कागड़ा पाडवी कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री से प्रश्न करेंगे कि क्या सरकार ने जनजातीय और आकांक्षी जिलों विशेषकर नंदुरबार जिले सहित महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और स्किल इंडिया डिजिटल हब जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की है। भंडारा गोंदिया महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद डॉक्टर प्रशांत यादवराव पडोले पर्यावरण मंत्री से अतुल्य भारत 2.0 पहल से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। अतुल्य भारत 2.0 पहल के महत्वपूर्ण लक्षित क्षेत्रों का ब्यौरा किया है। हाल के महीनों में वैश्विक कार्यक्रमों, भागीदारियों और डिजिटल अभियानों सहित किस प्रकार के संवर्धनात्मक प्रयास किए गए हैं। भारत में पर्यटन के स्वरूप को सुदृढ़ करने और विदेशी पर्यटकों में रुचि पैदा करने के संबंध में इन प्रयासों का क्या प्रभाव पड़ा है। देवरिया उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद शशांक मणि पर्यटन मंत्री से जानना चाहेंगे कि स्वदेश दर्शन 2.0 योजना तथा तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान प्रसाद योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा किया है और विगत 5 वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश सहित राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार संस्वीकृत जारी की गई और उपयोग में लाई गई कुल धनराशि का घटकवार ब्यौरा किया है। जी हां, संसद की कार्रवाई आज शुरू होने वाली है कुछ ही देर में और राज्यसभा सभापति भी जो हैं सदन के भीतर पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं वो दृश्य, ये वाहन देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति पहुंच चुके हैं संसद के भीतर स्वागत करते हुए राज्यसभा सभापति जी का। राज्यसभा सभापति पहुंच गए सदन के भीतर और राज्यसभा में आज नागर विमानन मंत्रालय से 5 प्रश्न, जल शक्ति मंत्रालय से 1 प्रश्न, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से 7 प्रश्न, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से 1 और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से 1 प्रश्न पूछे जाएंगे। डालते हैं नजर पूछे जाने वाले कुछ चुनिंदा प्रश्नों पर। ओडिशा से बीजू जनता दल के सांसद मानस रंजन मंगराज का प्रश्न नागर विमानन मंत्रालय से। ओडिशा में वर्तमान में कितने विमानपत्तन परिचालनरत हैं तथा उनके उद्घाटन अथवा उन पर वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ किए जाने की तिथियों का ब्यौरा किया है। क्या सरकार के पास ओडिशा में नए विमानपत्तन विकसित करने का कोई प्रस्ताव है? यदि है तो इसका ब्यौरा तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के सांसद का प्रश्न जल शक्ति मंत्रालय से। उनका प्रश्न है हर खेत को पानी घटक के अंतर्गत सिंचाई क्षेत्र में हुए विस्तार सहित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है। मई 2026 तक इस योजना के अंतर्गत पूर्ण हो चुकी चल रही और वित्त पोषित सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है। क्या PMKSY के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई, जल संभर यानी कि वाटरशेड विकास और पानी के कुशल इस्तेमाल के उपाय को एकीकृत किया गया है। महाराष्ट्र से शिवसेना के सांसद डॉक्टर ज्योति नागनाथ वाघमारे का प्रश्न आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से। उनका प्रश्न है कि क्या देश के विभिन्न राज्यों में सभी के लिए आवास सुनिश्चित करने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 और अन्य शहरी आवास योजनाओं को लागू किया गया है। यदि किया गया है तो महाराष्ट्र सहित देश में आज की स्थिति तक संस्वीकृत पूर्ण और अधिवसित किए गए आवास की राज्यवार वर्षवार संख्या क्या है।
केरल से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सांसद ए रहीम का प्रश्न, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से उनका प्रश्न है, विगत 3 वर्षों के दौरान उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत उद्यमों की वर्षवार और राज्यवार संख्या कितनी है? पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रचालन बंद करने वाले सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की वर्षवार और राज्यवार संख्या कितनी है? ओडिशा से बीजू जनता दल के सांसद डॉक्टर संतृप्त मिश्रा का प्रश्न, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उद्यम मंत्रालय से उनका प्रश्न है, घरेलू उपभोग के संबंध में देश की वर्तमान शोधन क्षमता कितनी है? परिष्कृत उत्पादों का कितना निर्यात किया जाता है? वर्तमान अतिरिक्त शोधक क्षमता को कब तक घरेलू उपभोग में ही खपाए जाने का अनुमान है? E20 एथेनॉल मिश्रण लक्ष्य के अंतर्गत क्या उपलब्धियां रही हैं तथा उच्च एथेनॉल मिश्रण संबंधी कार्य योजना क्या है? संसद में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ, क्योंकि थोड़ी देर में आपको लेकर चलेंगे और संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण दिखाएंगे। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।